अगर हम बात करें कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो अंडर आर्टिकल 24 और 23 में बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 23 है वो बात करता है किसी भी टाइप के ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनका ज़बरदस्ती किसी वर्क फोर्स में इन्वॉल्वमेंट रखना विदाउट एनी सैलरी और उनकी परमिशन के। अगर आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो उसमें बोला जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 साल से कम बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट की प्रिवेंशन होती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि बच्चों को जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा एक लॉ और है चिल्ड्रंस के लिए। जो अडोलसेंट होते हैं, आपको पता होगा जो अडोलसेंट चाइल्ड होता है वो 14 साल से 18 साल के बीच में होता है, जिसको टीनेजर भी बोलते हैं। टीनेज जो चिल्ड्रन होता है वो बेसिकली एम्प्लॉयड तो हो सकता है, उसको काम तो मिल सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 14 ईयर से छोटे बच्चों के लिए बोलता है। अब 14 साल से 18 साल का बच्चा वर्क तो कर सकता है, बट इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि अडोलसेंट जो चाइल्ड है कैन नॉट वर्क इन हज़ार्डस जॉब्स। हज़ार्डस जॉब्स का मतलब होता है, हज़ार्डस का मतलब होता है ख़तरनाक कोई जॉब, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऐसी जॉब में जहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल हो, जहाँ पर किसी तरह के इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल हो, या फिर किसी अदर इस टाइप की कोई चीज़ हो जिससे जान को ख़तरा बन सके। तो इस टाइप की इन्वॉल्वमेंट वाले जितने भी वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पर एडोलसेंट चिल्ड्रन का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो प्रिवेंट किया जाता है, उसको रोका जाता है। वो गवर्नमेंट उसको ऑथराइज़ नहीं करती है। आगे चलते हैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाज अमेंडेड इन 2016। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो प्रोवाइड हो चुकी कॉन्स्टिट्यूशन में, बोल दिया गया है, बट इसको एक्चुअली में एक लॉ की ज़रूरत है जो इन्फोर्समेंट करके जो लोग हैं वो इस लॉ को फॉलो करें, ताकि कोई भी अगर इस टाइप की एक्टिविटी करता है तो उसको पनिश किया जा सके। तो इसके लिए 1986 में एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है? बच्चों से मजदूरी कराना। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना। एंड रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रूल्स। रेगुलेशन का मीन्स होता है कानून, लॉज, रूल्स, है ना। एक्ट 1986 ये 1986 में आया और इसको फिर दोबारा से अमेंड किया गया। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, रिफॉर्म करना, कुछ बदलाव करना टाइम के साथ। क्योंकि 1986 तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो अभी क्या चल रहा है 2026। तो 2016 में 10 साल पहले इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, और वो कुछ चेंजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो चाइल्ड लेबर है वो किस टाइप से एक्टिविटीज़ में आजकल इन्वॉल्व हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ उसमें रिफॉर्म्स किए गए हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। लास्ट पॉइंट इसमें आता है एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप किसी भी चिल्ड्रन को, छोटे बच्चे को एम्प्लॉयमेंट पर रखते हो, चाहे पैसे देकर या फिर बिना पैसे के, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको जेल भी भेजा जा सकता है, या फिर वो कंपनसेट भी या फ़ाइन भी उस पर लग सकता है। डेस्पाइट लॉज चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट ड्यू टू पॉवर्टी एंड वीक इन्फोर्समेंट। हम लोग क्या देखते हैं करंट सिनेरियो में, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज़ होती हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके बच्चे आज भी चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व होते हैं। और इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने के बावजूद जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, इसके होने के बावजूद कुछ बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे जो टी स्टॉल पर, किसी मैकेनिक वर्कशॉप पर, या फिर किसी भी शोरूम में आपको किसी भी शॉपकीपर के यहाँ पर आपको काम करते हुए दिख जाते हैं इजीली। ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का एक बैड लक है, या फिर हम कहें तो एक तरह से डाउनफॉल है, जो हम आज तक भी इस चीज़ को नहीं रोक पाए हैं और इस लॉ को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अभी नेक्स्ट देखते हैं लॉ फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि इनके लिए किस टाइप के लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू। पहले बात करते हैं लॉज की। देखो बच्चों, जो कंज्यूमर्स होता है, कंज्यूमर का मतलब होता है ग्राहक। आपको पता होगा कंज्यूमर का, जब कोई हम लोग कुछ भी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम क्या हैं? हम ग्राहक हैं।
अगर हम कोई खाने की चीज़ खरीदने के लिए शॉप पर जाते हैं तो हम शॉपकीपर के लिए ग्राहक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अगर हम कोई व्हीकल परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो व्हीकल के शोरूम वालों के लिए हम कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि हम उनके सामान को इस्तेमाल करने के लिए ख़रीद रहे हैं। सो कंज्यूमर का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई भी इंडिविजुअल जो किसी सामान को, किसी बने हुए गुड या सर्विसेज को अवेल करता है, प्रोडक्ट को ख़रीदता है, या किसी हॉस्पिटल में जाके सर्विसेज लेता है, किसी स्कूल में जाके, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके सर्विसेज लेता है, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर होता है। अब कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाओ और आपको वो अच्छी चीज़ ही दे। कभी कभी क्या होता है, गलत चीज़ भी मिल जाती है। अब इस पॉइंट पर आकर कभी कभी क्या देखने को मिल जाता है कि अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदी और वो चीज़ हम लेकर घर पर आ गए, अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, किसी भी टाइप की कमोडिटी हो सकती है, एसेंशियल कमोडिटी हो सकती है ना। इसके अलावा जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड जो यूज़ करने के अपरेटस हो सकते हैं, डिवाइसेस हो सकते हैं, वो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर वो उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है या उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, कमी आ जाती है, आपको उसने फूल किया, उसने दिखाने के लिए, शो करने के लिए कुछ और आपको डिवाइस दिखा दिया, और जब आपने उससे ख़रीदा तो उसने आपको पॉलीथीन में या फिर आपके थैले में डाल के कुछ और दे दिया। तो ऐसा चीज़ें देखने को मिल जाती हैं आमतौर पे। आपको कुछ और बताया गया कि जो क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपने जब उसको इस्तेमाल किया या फिर उस चीज़ को कंज्यूम किया, खाया, तो वो इतनी बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं निकला और आपसे पैसे उसने ज़्यादा ले लिए बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट को बताते हुए। सो इन चीज़ों को रोकने के लिए, इन धोखाधड़ी को रोकने के लिए, इस टाइप की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के कुछ लॉज बनाए गए हैं। सो कौन कौन से लॉज हैं तो एक बार देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो CPA इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसको याद रखेंगे, CPA फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। ये जो प्रोटेक्शन एक्ट होता है ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉल्टी गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है आपको पता है, गुड्स का मतलब होता है कोई भी एक आइटम, कोई भी एक चीज़ जो आप ख़रीद रहे हो, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे वो स्टेशनरी आइटम हो, चाहे वो डेली यूज़ आइटम हो, चाहे वो क्रॉकरीज़ हो, चाहे वो फर्नीचर हो, किसी भी टाइप का जो भी एक कोई भी एक प्रोडक्ट होता है उसको अगर आप ख़रीदते हो तो वो एक गुड है। सर्विसेज क्या होती हैं, कोई भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो वो क्या है, सर्विस। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी ली तो वो क्या है, सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। इसके अलावा आपने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया तो वो क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो इस टाइप की चीज़ों को गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। अभी क्या है कि अगर आपको कोई अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड ना करे और पेमेंट आपसे पूरी ले तो फिर क्या होता है, ये एक्ट जो होता है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करता है। कंज्यूमर्स इस एक्ट के थ्रू अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, कंट्रोल्स ओवर प्राइसिंग एंड होर्डिंग। देखिए ये जो एक्ट होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये दो चीज़ों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग चलाना, उनकी मनमानी को रोकना। ओवर प्राइसिंग क्या होती है, ओवर मीन्स बहुत ज़्यादा, प्राइसिंग मीन्स जो उनका कीमत होती है, कीमतों को बढ़ने से रोकना। जो फिक्स कीमत होती है, जो एक रिलायबल जो कीमत होती है, जिस चीज़ को आप मान लीजिए अगर कोई बिस्किट है, अगर किसी बिस्किट को बनने में जो भी उसमें सामान लगा, आटा लगा, चीनी लगी और इसके पैकेजिंग में जो भी सामान लगा, वो एक फैक्ट्री को कॉस्ट करता है 4 रुपये, और उस 4 रुपये के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो मार्केट तक उसको लेके आने में जो ट्रक का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, उसमें 2 रुपये आपने और ऐड कर लिए तो वो 6 रुपीज़ हो गया। इसके बाद जो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि जो होलसेल में चीज़ों को बल्क क्वांटिटी में बेचता है ना, रिटेलर्स को, जो छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, उसने भी वहाँ पर 2 रुपये कमा लिए तो वो 8 रुपये का बेचता है। अब बचे हुए जो रिटेलर्स हैं वो आपको 10 रुपये का बेचेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अगर चाहे तो अपनी मर्ज़ी से उसको 20 रुपये का या 30 रुपये का प्रॉफिट गेनिंग के लिए बेच दे। क्यों, क्योंकि ओवर प्राइसिंग को कंट्रोल करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो आपने अक्सर देखा होगा हर एक चीज़ पर, कोई भी अगर आप गुड्स परचेज़ करने जाते हो उस पर लिखा होता है MRP। MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि इस प्राइस जो लिखा हुआ है इससे ज़्यादा ये बिक नहीं सकता। अगर फैक्ट्री को बेचना है तो इससे कम पे बेचे, अगर होलसेलर्स को बेचना है तो इससे कम पे बेचे, और अगर रिटेलर्स को भी बेचना है तो इससे कम
या फिर इस पर ही बेचे, इससे ज़्यादा किसी भी कंज्यूमर के पास इस प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आप भी जब कोई चीज़ खरीदने जाएं तो उसको एमआरपी से ज़्यादा रेट पर कभी मत खरीदना, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट होता है। आप उसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। होर्डिंग क्या होती है? होर्ड, आपने देखा होगा, होर्ड का मतलब होता है कि बहुत ही बल्क क्वांटिटी में कोई चीज़, होर्डिंग भीड़ भाड़, है ना। सो होर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को एक जगह पर स्टोर करके रखना। तो क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट में अगर कोई भी एक इंडिविजुअल है या कोई भी अगर मार्केट में कोई अथॉरिटी है, वो अगर किसी चीज़ को स्टोर करके रखना शुरू कर देती है, ख़रीद के अपने पास रखना शुरू कर देती है, तो उससे कीमतें बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी, वो तो उसने ख़रीद ली। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई दुकान है और उस दुकान पर क्या मिलता है, सब्जी, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सब्जियां मिलती हैं। अब ख़रीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो एक आदमी ने क्या किया, वो सारी सब्जियां ख़रीद ली और ख़रीदने के बाद अपने घर में स्टोर करके रख ली, एक ही दिन में उसने ख़रीद ली। अब सब्ज़ी वाला क्या कहेगा कि सब्ज़ी उसके पास नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि कहीं से भी हमें सब्ज़ी ला के दो, चाहे ज़्यादा प्राइस ले लो, बट हमें तो सब्ज़ी आज ही चाहिए। तो अब वो आदमी क्या होता है, वो बाहर आता है और कहता है कि मैं सब्ज़ी दे सकता हूँ बट ज़्यादा प्राइस पे दूंगा। तो इस टाइप को बोलते हैं होर्डिंग करना, यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करके ज़्यादा प्राइसेस पर बेचना। ये गलत होता है और इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंट्रोल किया जाता है। अगर कोई होर्डिंग करके और उसको बेचने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ़ इसमें एक्शंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं और उसको पनिश भी किया जाता है। आगे चलते हैं, इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अभी क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ध्यान रखता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, यानी कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या फिर जो सर्विसेज उनको दी जा रही हैं वो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बना के भेज दिया, ऐसा नहीं होता, उसको एक क्वालिटी स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ता है। अगर वो स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करते हैं, अगर वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तभी वो मार्केट में बेचने के लिए लाइसेंस्ड होता है। उसके बाद ही उसको लाइसेंस दिया जाता है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। विदाउट लाइसेंसिंग अपने प्रोडक्ट को बेचना ये गलत होता है। आईएसआई की मार्किंग होनी ज़रूरी होती है, ताकि ऑथराइज्ड मार्क्ड जो गुड्स होते हैं वही मार्केट में बिक सकें। लास्ट पॉइंट है, इस्टेब्लिशेस कंज्यूमर कोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कंज्यूमर हैं और हमने किसी शॉपकीपर या फिर किसी कंपनी पे केस कर दिया कि भाई इसने तो प्रोडक्ट कुछ और बताया था, भेजा कुछ और है, या इसका प्रोडक्ट ख़राब निकल गया, चेंज नहीं कर रहा है अब। सो इस केसेस में जो डिस्प्यूट होता है, जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसको सॉल्व करने के लिए जो कंज्यूमर कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और ये डिस्प्यूट को सेटलमेंट कराते हैं, देखते हैं, इसके खिलाफ़ एक्शन लेते हैं। इसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक और चीज़ बोली जाती है कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए आता है उस पर ये 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। आप लोग देखते हो, आप अगर बिस्किट खाते हो, अगर आप चिप्स खाते हो या कोई भी चीज़ खरीदते हो तो उसके पैकेट पर 3 चीज़ें हमेशा लिखी होंगी। यहाँ तक कि अगर आप पेन या पेंसिल भी लेते हो तो उस पर ये तीनों चीज़ें ज़रूर होती हैं। नंबर 1 वेट, नंबर 2 डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, MFG डेट के नाम से भी इसको देखा जा सकता है, MFG लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग, और एक एक्सपायरी डेट। वेट से हमें क्या पता लगता है कि एक्चुअली में हम जो पैसे दे रहे हैं उसमें हमें कितने ग्राम या फिर कितने केजी हमें क्वांटिटी में चीज़ मिल रही है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि वो कब बनी हुई है, उससे पता लगता है कि वो कितनी शुद्ध है, कि कितनी ताज़ी है। ऐसा तो नहीं कि कोई हमें बहुत साल पुरानी कोई चीज़ बेच रहा है उठा के, है ना। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जब तक वो चीज़ सही रहेगी, खाने लायक रहेगी या फिर कंज्यूम करने लायक रहेगी, इस्तेमाल करने लायक रहेगी। एक फ़िक्स डेट के बाद वो चीज़ ख़राब होने लगती है, इसीलिए एक्सपायरी डेट मेंशन होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई इन 3 चीज़ों के मेंशन के बिना ही कोई चीज़ बेचने की कोशिश करे तो आप उसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर कैन अप्रोच कोर्ट्स इफ़ दे आर चीटेड। अगर किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स के साथ अगर कोई कुछ सामान खरीदने जाता है, उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो वो रिपोर्ट कर सकता है ईज़िली। किसी भी टाइप की उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीट किया जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी क्या होता है, इन्फोर्समेंट लॉ। इन्फोर्समेंट लॉ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको समझते हैं पहले। इन्फोर्समेंट होती क्या है?
एक्चुअली इन्फोर्समेंट का मतलब होता है, पहले इसको डेफिनेशन से समझते हैं। मेकिंग लॉज इज़ नॉट इनफ, खाली कानून बना देने से कुछ नहीं होता है ना। द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू कराना, किसी चीज़ को फॉलो कराना। आपने कह दिया, आपने बोल दिया कि आज से कोई भी गरीबों को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, तो क्या वो चीज़ हो जाएगी? क्या जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं, वो गरीबों को सताना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। जिसको हैबिट होती है, हैबिचुअल होती है कोई चीज़, वो वही चीज़ करता है बार बार, है ना। तो इसके लिए इन्फोर्समेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो सके, लोगों में डिटरेंस क्रिएट हो, उनको डर लगे कि अगर हमने कोई भी लॉ के अगेंस्ट काम किया तो हमें पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो इसको बोलते हैं लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज, यानी इन कानूनों का लागू कराना, इन्फोर्स कराना। सो इन्फोर्समेंट के बारे में आगे पढ़ते हैं। वाई इन्फोर्समेंट इज़ वीक। एक्चुअली में हम जो इनको फॉलो कराने की कोशिश करते हैं, ये वीक क्यों है, ये कमज़ोर क्यों पड़ जाता है, तो देखते हैं। पुअर पीपल फियर लूजिंग जॉब्स। एक्चुअली बात ये है कि किसी भी वर्क प्लेस के लिए हमने कोई इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए रूल बना दिए, लॉज बना दिए कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो कितने होने चाहिए, 15,000 होने चाहिए, 14,000 होने चाहिए या 16,000 होने चाहिए। बात तब बिगड़ जाती है जब जो गरीब आदमी होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको एसेंशियल कमोडिटीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इतने वीक होते हैं कि वो सोचते हैं कि भले ही हमें कम मिले, बट एटलीस्ट खाने के लिए कुछ बंदोबस्त हो जाए, एटलीस्ट इतना तो मिल ही जाए कि हम कुछ भरपेट खा सकें। सो इसी डर की वजह से जॉब ना छूट जाए, कहीं भूखा ना सोना पड़े, कहाँ कहीं और जॉब मिले ना मिले, तो इस डर की वजह से जो पुअर पीपल होते हैं वो इन रूल्स को इग्नोर करके भी वर्क करते रहते हैं। ये इसका एक वीक पॉइंट हो जाता है। सेकंड वीक पॉइंट क्या हो गया, फैक्ट्री ओनर्स टेक एडवांटेजेस ऑफ वर्कर्स। और वर्कर्स की इसी कंडीशन का, पुअर फाइनेंशियल कंडीशन का फ़ायदा कौन उठाते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं। वो मैनिपुलेट करते हैं उनको बोला जाता है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और काम करने आ जाएगा, हम तो आपके लिए बोल देंगे कि आपके अंदर स्किल नहीं है, जो दूसरा पर्सन है उसके अंदर स्किल हैं। तो इस टाइप से करके लोगों को डराया जाता है, इसका फ़ायदा उठाया जाता है ओनर्स के थ्रू, ताकि वो प्रॉफिट गेन कर सकें और वेजेस उनको कम देने पड़े वर्कर्स को। थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ रेगुलर इंस्पेक्शंस। ये प्रॉब्लम शुरू तब होती हैं जब इंस्पेक्शन के लिए ही कोई ना आए। मान लीजिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिए, फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनको लग रहा है कि रूल्स फॉलो अप हो रहे हैं, बट एक्चुअली में वो पेपर्स पर ही फॉलो होते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो पेपर्स पर लिख देंगी कि हम अपने वर्कर को इतनी इतनी सैलरी दे रहे हैं, और वही गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज़ को दिखा देंगे। बट ग्रास रूट लेवल पर तो कुछ और ही हो रहा है ना। ग्रास रूट लेवल पर तो जो लिखी हुई अमाउंट है उससे कम पैसे में वर्क कराया जा रहा है, और मजबूरी में वो जो पुअर वर्कर है वो काम कर भी रहा है, और उसको पता होते हुए भी वो काम कर रहा है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो इंस्पेक्शंस के लिए या तो आती नहीं है, और आती हैं तो बहुत कम टाइम पीरियड पे आती हैं। 2-2 3-3 साल हो जाते हैं उनको इंस्पेक्शन किए हुए। और जो इंस्पेक्शंस करने के लिए और आती भी हैं, इवन उन लोगों को पैसा खिला दिया जाता है, करप्शन कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखें, खोले ना। तो बहुत सारे लूज़ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट के रिगार्डिंग। तो बहुत चैलेंजिंग हो जाती है ये इन्फोर्समेंट। गवर्नमेंट एजेंसी मस्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज़ को क्या करना चाहिए, ऐसी अथॉरिटीज़ जो इंस्पेक्शन करती हैं, जो इन लॉज को इन्फोर्स कराती हैं, कानून का पालन करवाती हैं, इन एजेंसीज़ को करना क्या चाहिए। सो 3 पॉइंट्स हैं इसमें। इंस्पेक्ट फैक्ट्रीज़ रेगुलरली, फैक्ट्रीज़ को रेगुलरली चेक करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए कि लॉज इन्फोर्स हो रहे हैं या नहीं, अच्छे से नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं। सेकेंड इज़ चेक वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, चेक करना चाहिए कि उनकी जो सैलरी है वो उनको उसी अकॉर्डिंग मिल रही है जो स्टेट गवर्नमेंट ने तय की है, या फिर कम दिए जा रही है। जो पेपर पे आप शो कर रहे हो फैक्ट्री ओनर्स, वही वेजेस उनको मिल भी रहा है या फिर नहीं, है ना। वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, वर्किंग कंडीशंस फॉर एग्जांपल वो जो नॉर्म्स होते हैं कि वर्किंग कंडीशन अगर हार्श हैं, हज़ार्डस हैं, तो उनके लिए सेफ्टी किट्स होनी चाहिए, सेफ्टी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली हैं कि नहीं। जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो फैसिलिटी होती है, अलार्मिंग फैसिलिटी होती है, वो लगी हुई है या नहीं। इन सब का इंस्पेक्शन रेगुलर बेसिस पर, वीकली बेसिस पर होते रहना चाहिए। इंश्योर सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड, और सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहे हैं फैक्ट्रीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर अथॉरिटीज़ अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगी रेगुलरली, मंथली बेसिस पर ही एटलीस्ट, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हो जाए।
तो इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया कि किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट में चैलेंजेस आते हैं और किस तरह से हमारे जो बनाए हुए लॉज हैं उनको इन्फोर्स करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अब बचा है आपका बस एक टॉपिक, केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे फिर। व्हाट अ वर्कर्स वर्थ, अब वर्कर्स की कीमत क्या है। जो मज़दूर है, जो एक काम करने वाला वर्कर है, एम्प्लॉई है, उसका वर्थ क्या है, देखते हैं कि उसकी कीमत क्या होती है। लेबर इन इंडिया इज़ चीप कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। देखो, इंडिया में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ एक काम को करने के लिए बहुत सारे आदमी अवेलेबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सोचिए कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है और इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। अब अगर मान लीजिए मुझे एक किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक बिल्डर चाहिए, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में कम लोग बिल्डर बनते हैं, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है ना। और एक एक जो बिल्डर होता है उसके पास कई कई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सैलरी भी वो ज़्यादा ले लेता है और कंडीशंस भी बहुत अच्छी होती हैं उसकी। बट जहाँ पर इंडिया में क्या होता है, एक सिंगल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत सारे बिल्डर्स, बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन। सो इस बात की वजह से इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो ओनर्स होते हैं या जो प्रोजेक्ट मेंटोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट को गेन करने के लिए बार्गेन करना शुरू कर देते हैं। वो एक तरह से बिड सिस्टम में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बोली लगवाना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम इतने में करोगे तो दूसरा जो बिल्डर है वो इससे सस्ते में कर देगा काम, दूसरा जो वर्कर है वो और सस्ते में कर देगा। तो इस टाइप से करके जो लेबर है वो ऑलरेडी चीप हो जाती है इंडिया में। ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। तो मैंने आपको बताया रीज़न क्या है, लार्ज पॉपुलेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। जो ये 3 रीज़न हैं, इसकी वजह से जो वर्कर है वो बहुत चीप हो जाता है इंडिया में। प्रैक्टिसेस क्या करती हैं कुछ कंपनियां हमारे वर्कर के लिए, कुछ जो कंपनीज़ होती हैं वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स इस्टेब्लिश कर लेती हैं। यानी कि अगर आप उनको वेजेस भी पूरे दे रहे हो, मान लीजिए कोई, इसको ऐसे समझिए, कुछ कंपनीज़ क्या करती हैं, कुछ कंपनीज़ ऐसा काम करती हैं कि वो गवर्नमेंट को दिखाने के लिए वेजेस तो उतने ही देंगी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा है कि एक वर्कर को 15,000 पर मंथ आप वेजेस दोगे, तो वो दे देती हैं। बट वो मैनिपुलेट करती हैं कैसे। अब मान लीजिए एक वर्कर के जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो नॉर्मली जो फिक्स वर्किंग आवर्स है वो है 8 आवर्स। 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी वर्कर से काम नहीं कराओगे। कम हो सकते हैं वर्किंग आवर्स बट ज़्यादा नहीं हो सकते, 12 घंटे या 14 घंटे नहीं हो सकते। क्योंकि ये माना जाता है कि जो 24 आवर्स का जो एक डे होता है उसमें 8 घंटे नींद के लिए चाहिए, 8 घंटे काम के लिए चाहिए और 16 घंटे हो गए, और जो बचे हुए 8 घंटे हैं वो अपनी फैमिली के लिए और अपनी लाइफ को देने के लिए होने चाहिए एक व्यक्ति के पास। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट गेन के लिए वो क्या करती हैं, वर्किंग आवर्स को बढ़ा देती हैं। वर्किंग आवर्स मीन्स अगर वो सैलरी बिल्कुल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, 15,000 पर मंथ दे रहे हैं, तो वो वर्कर से 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम कराते हैं ताकि जो उनका ओवरऑल प्रॉफिट है वो मेंटेन रख सकें वो। इसके अलावा जो मैनिपुलेशन है वो भी हो जाता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद सोचो, अगर कोई भी वर्कर 8 घंटे काम करता है और वही वर्कर 16 घंटे काम करे तो डबल हो गया, यानी कि 30,000 का काम वो 15,000 में कर देता है। इसके बाद आते हैं लो सैलरीज़ लो कर देती है कुछ कंपनीज़ ऑलरेडी। ये सब नॉर्म्स होने के बावजूद भी मैंने आपको बताया मैनिपुलेशन के वजह से, पॉवर्टी मैनिपुलेशन, और कुछ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, उनको करप्शन के थ्रू वो रोक देते हैं इंस्पेक्शन करने से, रिपोर्ट झूठी बनवा देते हैं। इसके अलावा नो हेल्थ और हाउसिंग बेनिफिट्स। कभी कभी क्या होता है कि जो लेबर लॉज हैं, लेबर लॉज में हेल्थ का और हेल्थ बेनिफिट्स और हाउसिंग बेनिफिट्स की भी बात की जाती है कि वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए वर्कर्स के पास, जो कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है, हाउसिंग फैसिलिटी, ये भी कंपनी ही उसको प्रोवाइड करेगी। तो कभी कभी वो यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, वो वर्कर्स को किसी भी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर हाउसिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते, और वर्कर की पॉवर्टी कंडीशन की वजह से उसको काम करना भी पड़ता है।
इग्नोरिंग सेफ्टी मेजर्स, कभी कभी क्या होता है कि जो सेफ्टी किट्स होती हैं, जो सेफ्टी मैकेनिज़्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा अलार्म सेट करने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर और एक तरह से पूरा मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो वहाँ पर उसको कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो क्या कर देते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, सेफ्टी मेजर्स को। सो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया इस वीडियो में, और अब हमारे जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो फाइनल वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश तो हमने की कि हमारे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएं, बट नहीं हो पाए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक फ़ाइनल वीडियो हम बना देते हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉ के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनल हमारी केस स्टडी चलेगी जिसकी थ्रू हम आगे अपने इस चैप्टर को कम्प्लीटली फिनिश आउट कर पाएंगे। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।